नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। हमारी ये खास पेशकश इस वक्त जो भारत में नया स्ट्रेन है वो कितना घातक है, आशा हम अपनी इस खास पेशकश में अपने दर्शकों को बताने वाले, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत क्योंकि गंभीर है, अभी जो स्टडीज सामने आई है इस पर भी नजर डालना, लेकिन इससे भी कैसे बचा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल मौजूद रहेगा जो इस बाबत आपको जानकारी देगा। लेकिन आपको बता दें, एक दिन के भीतर एक बार फिर रिकॉर्ड टूटा है। 3,52,000 से ज्यादा केसेस एक दिन के भीतर सामने आए हैं। 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के अपने आप में ये बढ़ते केसेस कहीं ना कहीं डराने वाली स्थिति पैदा करती है। अब देखिए स्टडी क्या कहता है और क्यों चिंता फिर उभर कर सामने आई है। आईआईटी की स्टडी है, मध्य मई में एक्टिव केस 33 से 35 लाख तक पहुंच सकते हैं। मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आने का अनुमान भी है। जी हां, दरअसल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच ये दो चौंकाने वाली स्टडीज हैं और आईआईटी की जो ये स्टडी है वो ये कह रही है कि मई के मध्य में कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर होगा। पहली स्टडी के बारे में हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, आईआईटी के वैज्ञानिकों ने की है और इसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर होगी। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के आधार पर यह अनुमान लगाया है। आईआईटी की स्टडी की माने तो मध्य मई में एक्टिव केस 33 से 35 लाख तक पहुंच सकते हैं। हालांकि यह भी अनुमान जताया गया है कि मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आने लगेगी। यह स्टडी आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने की है। बिल्कुल, और दूसरी स्टडी भी आपको बता दें, ये दूसरी स्टडी अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की है। इसमें दावा यह है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की तरफ से दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की पीक मध्य मई में होगा, जब हर दिन 5,600 की संख्या पार हो सकती है। स्टडी में अप्रैल से अगस्त तक तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। ये डराने वाली खबर है। सबके बीच आशा एक और भी बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है और जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। दरअसल भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में कोरोना की ये जो दूसरी लहर है वो बहुत ज्यादा घातक है और ये जानलेवा बनी हुई है। रोजाना दुनिया में औसतन 9 लाख के आसपास संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। 14,000 के करीब लोगों की हर 24 घंटे में जाने जा रही हैं। जानकार इस नई लहर के पीछे दरअसल कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट को जिम्मेदार बता रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना की इस घातक दूसरी लहर से कैसे बचा जाए। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है इस पर चर्चा करने के लिए। आपको बता दें, डॉक्टर एल तोमर, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, जैसा आप देख सकते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसके अलावा डॉक्टर डी के गुप्ता, सीएमटी फेलिक्स अस्पताल। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर तोमर, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। ये जो स्टडीज सामने आई हैं सर, चाहे अमेरिकन विश्वविद्यालय, वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की तरफ से या फिर आईआईटी कानपुर जो कह रहा है कि 11 से 15 के बीच में पीक होगा और ये केसेस 5 लाख के पार, इसमें कितनी सत्यता आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सत्यता जो स्टडीज की गई हैं और एक्सपर्ट्स ने स्टडी की हैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी, तो इसमें जिस तरह से इसका ट्रांसमिशन बढ़ रहा है वायरस का, तो ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा और ये मिड मई तक और बढ़ेगा। पीक कितनी जाएगी ये डिपेंड करता है कि हम कितनी सावधानी बरत सकते हैं या कितने कारगर कदम उठा सकते हैं इसे रोकने के लिए। पर उम्मीद है ये 15 मई तक बढ़ेगा, उसके बाद ये शायद कम होना शुरू होगा और काफी हद तक मई के आखिर तक इसमें कमी आएगी। तो ये जो स्टडी की गई है, साइंटिफिक स्टडीज हैं और बहुत ही रिलायबल इंस्टीट्यूट में स्टडी की गई हैं, तो इन पर रिलाई तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसको लेकर के, क्योंकि देखिए स्टडीज के साथ साथ ना इस वक्त भारत में जो 3 अलग अलग स्ट्रेन के कोरोना म्यूटेशंस पाए जा रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। एक बात कही जा रही कि दिल्ली, चंडीगढ़ और इसके आसपास का जो इलाका है यहां पर यूके वेरिएंट है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वेरिएंट है जो कि डबल म्यूटेंट है ये दोनों। लेकिन बंगाल से भी एक नए वेरिएंट के बारे में पता चला है, वो ट्रिपल म्यूटेंट है और कहा जा रहा है कि और ज्यादा खतरनाक होगा। मैं चाहूंगा सर डॉक्टर गुप्ता, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकें और लोगों को भी आगाह कर सके कि यह कितना खतरनाक है। देखिए, हम सबको पता है जो पहली लहर थी उसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा थे। इवन जो सिम्प्टोमेटिक केसेस थे उनमें माइल्ड सिम्टम्स थे और हम जब सीटी स्कैन छाती का करते थे तो उसमें निमोनिया या आरडीएस का स्कोर बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। अभी आप मानोगे नहीं, हम लोग जितने मरीज आ रहे हैं ज्यादातर सिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनमें लक्षण आते हैं, सबके पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। अगर उनका सीटी स्कैन कराते हैं तो सब में सीटी स्कोर जो है, कोरेट्स जो है 8-10 मिनिमम आता है, एवरेज आता है, और जो मॉडरेटली सीवियर है उनसे 15 से ज्यादा भी आता है। तो इस मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसकी
इसकी भयावहता कितनी बड़ी है कि पहले एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक था, अब सिम्प्टोमेटिक है और साथ में निमोनिया भी है चेस्ट में। तो इसका जो हम कारण मान रहे हैं वो यही है कि जो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन है, खासकर जो दिल्ली और एनसीआर में मिल रहा है, वो लगभग 30% के आसपास इंग्लैंड का स्ट्रेन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो बाकी जो स्ट्रेन हैं, चाहे ब्राजील का है, साउथ अफ्रीका का है, वो भी पाए गए। जो वहां पे महाराष्ट्र में था वो डबल म्यूटेंट था, और बंगाल में एक नया स्ट्रेन में एक तीसरी म्यूटेशन और पाई गई है, उसको हम ट्रिपल म्यूटेंट बोलते हैं। तो अभी तक जितनी ऑब्जर्वेशन है, इनिशियल जो एविडेंस है हमारे पास इन सारे स्ट्रेन के बारे में सर, लेकिन इसके डिफरेंसेस के बारे में अगर आप बता सके, क्योंकि देखिए डबल म्यूटेंट जो वायरस है B.1.617 जो ये वेरिएंट है, असल में जब हम विदेशी स्टडीज देखते हैं तो उसमें यह पाया जा रहा है कि यही भारतीय वेरिएंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डबल म्यूटेंट सिर्फ भारत में आइसोलेट किया गया, अभी और कहीं नहीं आइसोलेट किया गया। जैसा आप बता रहे थे, इस म्यूटेंट में ये B.1.617 है और इंडिया में ही पाया गया है। इसके लिए अभी हम लोग जो ट्रिपल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, उसमें एक और म्यूटेंट, ट्रिपल इसमें एक और म्यूटेशन मिली है। तो नॉर्मली जितनी स्पाइक प्रोटीन्स है, इसके अंदर म्यूटेशन पाया गया, और इस म्यूटेशन से फायदा क्या हो रहा है इस वायरस को, कि जो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर रहा है। तो बॉडी में जो एंटर करता है कोशिकाओं में, जो हमारे जो बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी होता है, जिसको बोलते हैं श्वास नली के अंदर, उनको पास करने में उसको आसानी हो रही है। तो पहले क्या था, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था पुराने वाले वायरस के लिए, वो थोड़ा मजबूत था और वायरस अंदर नहीं घुसता था, उसमें से निमोनिया, ARDS और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन नहीं होते थे। अब क्या है, वायरस जैसे हम लोग इन्फेक्ट होते हैं, बड़ी तेजी से श्वास नली के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है, हमारे डिफेंस बैरियर्स है उनको आसानी से ब्रेक कर रहा है और अंदर जाके फास्ट रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेशन से वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन से निमोनिया से ARDS, जिसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सर, ये तो कॉज है, लेकिन इनके प्रिवेंशन क्या है, अगर हम इस पर बात करें तो? जी, तो अगर मैं बात बताऊं, प्रिवेंशन एक ही है। जो म्यूटेशन होते हैं वो एक वजह से होते हैं कि वायरस के रेप्लिकेशन की वजह से। जितनी ज्यादा वायरस रेप्लिकेट करेगा, जितनी ज्यादा कॉपी बनेगी हमारी बॉडी के अंदर, उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे नई म्यूटेशन डेवलप होने के। अगर हम किसी तरह से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दें तो म्यूटेशंस को हम ब्रेक कर सकते हैं, और उसका तरीका यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना चाहिए सख्ती से। तीसरा, पार्शियल लॉकडाउन लगा देना चाहिए हर जगह, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही तरीका है अगर हम परमानेंटली कंट्रोल करना चाहते हैं, वो है वैक्सीनेशन। इसके अलावा कोई नहीं, हमें वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए। जितनी जल्दी हम पूरी 70% आबादी को वैक्सीनेट करवा देंगे, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक अच्छी बात यह है, अभी तक जितने म्यूटेंट आइसोलेट किए गए उन सब में वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि बड़ी कोई म्यूटेशन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट, अगर कोई बड़ी म्यूटेशन होती है, जितनी अभी म्यूटेशन हुई है इनको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर कोई बड़ा जीनोम चेंज हो गया तो हमारे वैक्सीनेशन इनइफेक्टिव हो जाएंगे, दोबारा नए वैक्सीन बनाएंगे, जैसे हम लोग फ्लू शॉट के लिए करते हैं, हर साल 2 साल में वैक्सीन चेंज हो जाता है। तो उस केस में और प्रॉब्लम होगी। तो मैं सरकार से, आप सबके माध्यम से, पब्लिक से यही अपील करूंगा कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने के लिए जो भी उपाय करने पड़े, चाहे वैक्सीनेशन रैंप अप करना पड़े, चाहे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाना पड़े, जबरदस्ती पालन करना पड़े, और वैक्सीनेशन को तो कंपलसरी कर देना चाहिए 18 साल के ऊपर, और साथ में पार्शियल लॉकडाउन। सारी गैर जरूरी अनावश्यक गतिविधियां, चाहे वो क्लब्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, धरना प्रदर्शन हो, रैलियां हो, सबको, धर्मायोजन हो, सबको अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो तीसरी लहर आएगी। डॉक्टर BL पासे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। और एक्स मेडिकल JC पासे, एक्स मेडिकल डायरेक्टर LNJP से, सर स्वागत है आपका। लेकिन एक और चीज समझाइए सर, अब क्या, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 11 से लेकर के 15 मई के बीच पीक होगा, तो क्या इसको रोकने का सरकार के पास अभी ये प्राथमिक विकल्प है, और क्या वाकई ऐसा करना चाहिए कि 10, 15, 20 दिनों के लिए कम से कम मई की शुरुआत में ही आप लॉकडाउन लगा दें पूरी तरीके से? क्या ये करने की स्थिति में हम हैं? दूसरा, ये एक R0 होता है, आप इसे बखूबी समझा सकते हैं। R0 ये कहता है एक आदमी से कितनों में फैलता है। इसमें तो स्टडीज पॉजिटिव आ रही हैं कि पहले अगर 100 से 134 में फैलता था, तो 100 लोगों से फिर 124 में, और अब तो 100 लोगों से 113 में ही फैलता है। ये R0 जो है, इसकी दर में कमी आई है। तो फिर ये डर क्यों है कि 11 से लेकर के 15 मई के बीच पीक देखने को मिलेगा? मुझे बोलना है? हेलो जी, डॉक्टर पासे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात जो आपने पूछी डॉक्टर DK गुप्ता से, मैं सहमत हूं कि हमें एंटीसिपेट करना चाहिए कि ये जो कहर वाली जो लहर चल रही है ये अभी जारी रहेगी, और
15 मई के बाद कोई प्लेटू बनने का आसार है, 15 मई के अंत तक शायद कुछ डाउन होना शुरू हो। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए ये जो पार्शियल लॉकडाउन वाली जो एक्टिविटी है इसको हमें और एक्सटेंड करना चाहिए, और वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर होना चाहिए सभी एज ग्रुप में। अभी तक तो सिर्फ केवल 18 साल तक का है। मेरा ये मानना है कि हम अगर सभी एज ग्रुप में वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से लगा पाएं तो वो इस संकट से जल्दी उभरने का एक आसान तरीका होगा लॉकडाउन के अलावा। नहीं सर, ये तो लगभग 3 सालों का वक्त, मैं आपको ये बताऊं जिस हिसाब से अभी चल रहा है कि 100 दिन के भीतर 13 करोड़ 84 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अगर इस हिसाब से चलता रहा तो फिर तो 3 साल 6 महीने का वक्त लग जाएगा हम अगर कैलकुलेट करें तो ये तो और हमारे पास तो उपलब्धता उसकी भी काफी ज्यादा कमी है। और इसलिए ये जो मैं R0 आपसे पूछ रही हूँ, लोगों में संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा था उसमें तो कमी आई है, ये स्टडी में देखने को मिला है। तो फिर क्या कारण है कि हम ये मान रहे हैं कि 11 से 15 के बीच पीक आएगा जब कमी है तो भी? देखिए, एक उसका कारण मेन ये है कि ये जो वेरिएंट वायरस इस समय जो आया है ये बहुत ही इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिशन इसका बहुत हाई है और इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी सीवियरिटी पहले वाले वायरस से बहुत ज्यादा है। मोर्टेलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर पासा अगर आप ये कह रहे हैं सर, अगर आप ये कह रहे हैं तो अभी हम देख रहे हैं दिल्ली और आसपास में तो ये डबल म्यूटेंट वायरस है जो कि इंडियन बेसिकली ओरिजिन वायरस है। अब बंगाल वेरिएंट जो है वो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की बात कही जा रही है, बताया जा रही है और ज्यादा घातक है। शायद क्या इसकी वजह से आने वाले वक्त में पीक की बात कही जा रही है? जी नहीं, इसका असर ज्यादा जो है वो मोर्टेलिटी के ऊपर पड़ेगा। जो डेथ रेट है वो हाई हो सकता है। नंबर ऑफ केसेस तो ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो जो इस वक्त प्रेवलेंट जो हमारा जो इस वक्त जो टेस्टिंग चल रहा है वो अगर हम और बढ़ा दें, मान लीजिए हम 3 गुना कर दें तो हमारे केसेस और बढ़े हुए मिलेंगे इस समय। ठीक है डॉक्टर सर, इसी पर आपका कमेंट। ऑप्शन क्या है अब हमारे पास, क्योंकि इन स्थितियों में एक तो खुद को बचाना है, सरकारें अपना प्रयास करें, लेकिन खुद क्या किया जा सकता है? ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है, हम इससे पहले ये समझ रहे थे कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ही ज्यादा है पर इसकी लिथैलिटी कम है, जो कि वास्तविकता नहीं है। इसकी लिथैलिटी भी ज्यादा है, इसका ट्रांसमिशन भी ज्यादा है डबल म्यूटेंट वायरस का। और जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, लास्ट वाली जो फर्स्ट वेव थी उसमें इसका ट्रांसमिशन ज्यादा नहीं था, केसेस भी कम थे। वो लॉकडाउन का इफेक्ट है जो और भी बाकी जो मेजर्स लिए गए थे। लेकिन इस वक्त जो ट्रांसमिशन है उसे रोकने के लिए जिस तेजी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। और वैक्सीन जैसे है कि वैक्सीन तो बहुत तेजी से आना ही चाहिए, पर इतनी जल्दी हम उतना ज्यादा वैक्सीनेशन कर नहीं सकते हैं। नहीं, वो हमारी उमर, अगर आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो हम देखिए इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं और उस पर हम पूछ भी रहे थे कि क्या इस वक्त हम देर कर चुके हैं लॉकडाउन जैसा कड़ा स्टेप उठाने में स्थिति को देखते हुए? क्योंकि पिछली बार हम लोग ने बहुत सही वक्त में शायद लॉकडाउन लगा दिया था। जिस तरीके से ये तेजी से बढ़ा है उसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स भी नहीं समझते थे, शायद सरकार ने भी इस तरीके से इसका अंदाजा सही से नहीं लगाया कि ये इतनी तेजी से बढ़ेगा। ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इतनी तेजी से बढ़ गया है। और अभी देखिए, लॉकडाउन लगाने के ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं। लेकिन अभी और इसे रोकने का, इसको रेस्ट्रिक्ट करने का और कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। वैक्सीनेशन इतनी तेजी से नहीं हो सकता। किसी भी वायरस को कंटेन करने के लिए 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम वैक्सीनेट कर दें या फिर हर्ड इम्यूनिटी होगी। और अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के उस पर जाएंगे तो उसमें हमें बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए, इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, नंबर ऑफ केसेस को रोकने के लिए हमें ये स्ट्रिक्ट मेजर्स शायद लेने ही पड़ेंगे। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। डॉक्टर BL शेरवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। सर, स्वागत है आपका। सर, ऑप्शन क्या है, अभी क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि 2 स्टडीज और ये स्टडीज डराती हैं कि 11 से 15 के बीच में पीक 5 लाख केसेस के पार हो सकता है, 5000 से ज्यादा लोगों की रोजाना मौत हो सकती है। ऐसे में प्राथमिक कदम इस वक्त क्या लॉकडाउन ही है सरकार के सामने? ये तो देखिए बिल्कुल ठीक बात है। लॉकडाउन तो एक जरिया है ही। लॉकडाउन का मेन यही है कि प्रसारण को जो है, यानी कि संक्रमण को रोकना, तो वो तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ही है। उसके बिना तो काम चलेगा नहीं आज की तारीख में। लेकिन साथ के साथ जो है वो लोगों को भी समझना पड़ेगा। वो लॉकडाउन लोगों को भी लगाना अपने ऊपर और मुंह के ऊपर, बेसिकली दोनों हम कहेंगे कि मास्क जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली
पहनना है, ऐसा नहीं है खाली नाक के नीचे पहनते हैं जो, वहां पर बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोगों को मास्किंग अपनी बढ़ा देनी चाहिए। और आजकल इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 मास्क पहनिए। ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि संक्रमण रोकने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो मास्क पहनना है। मोटे तौर पर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आप बात कर रहे हैं। उसके अंदर भी हम केवल अभी मास्क की कह रहा हूं, हम ये 2 गज की दूरी और ये बात करते हैं, हाथ धोने की भी बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में मैं कहूंगा अगर आप लोग स्ट्रिक्टली मास्क पहने, और मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, घर में भी कहता हूं मैं, आप मास्क पहनिए। Now we are 3 people in the house, so we are wearing mask. I am not allowing my family to stay without mask. लेकिन सर अगर घर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आपकी। नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ। हम सभी कहते हैं सफोकेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली प्रॉब्लम की, आप ज्यादा देर मास्क पहनते हैं तो आपको अलग तरीके की दिक्कत दे सकता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा निकालना भी जरूरी है। तो घर में जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे सर आप? ये घर में भी अगर इसमें आशा एक चीज और जरूर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहूंगा डॉक्टर शेरवाल, अगर आप इसका जवाब दें कि खुद मेरे जानने में ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगातार मास्किंग की, उनका ऑक्सीजन लेवल घट गया और डॉक्टर ने कहा कि आप घर पे रहिए, मास्क हटा लीजिए, कुछ दिनों का बिना मास्क के रहिए। नहीं, वो देखिए उस वक्त जो है जब आप बात कर रहे हैं तब ऐसा हम कहते थे कि हो सकता है अगर मास्क जो है उसके कारण कई बार हाइपोक्सिया हो सकता है, लेकिन अगर आप क्या प्रॉब्लम है कि N95 मास्क मत पहनिए घर पे, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो है क्लॉथ मास्क पहनिए। बेसिकली उसका जरिया यही है कि आप आपस में जब बैठते हैं, आपको दिक्कत क्या है कि पता नहीं कौन इस टाइम अभी कैरियर है, कौन अभी एसिम्प्टोमेटिक है। अगर वो एक है, आपने देखा होगा जैसे ही पेशेंट जो है घर में एक होता है तो सडनली पता लगता है कि 4-5 लोग घर के सारे संक्रमित हो गए। उसका कारण यही है कि वो एसिम्प्टोमेटिक एक पेशेंट था। सर एक और चीज समझाइए, डबल मास्किंग क्यों जरूरी है इस वक्त? जो बाहर जाता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन दूसरे बच्चे जो घर पे रह रहे हैं या वाइफ घर पे रह रही है वो भी संक्रमित हो रही है। इसलिए और मेरा एक और सुझाव है कि आप लोग अगर पॉसिबल है तो आप अलग अलग सोच सकते हैं। मेरा ये मतलब उसको अलग तरीके से नहीं लीजिए। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात समझ रहे हैं। टाइम अगर पॉसिबल है तो आप जो है बिल्कुल डिस्टेंस बनाइए। सर एक बहुत सिंपल सवाल कि डबल मास्किंग क्यों जरूरी है, लोग समझ नहीं पा रहे। हालांकि पिछले बार हमने ये नहीं देखा था, लेकिन इस बार जोर दिया जा रहा है इस पर, ये क्यों जरूरी है? डबल मास्किंग का देखिए ऐसा है कि मास्क जो है लोग ऐसा लगता है कि एक जो है ना वो कोई ढाल की तरह पहन रहे हैं कि बाहर से कोई गोला आएगा और मुंह पे लगेगा तो उससे बचाना। ऐसा नहीं है। लोगों को ये बहुत जरूरी है जानना कि जो बीमारी से हम कोशिश कर रहे हैं मास्क लगाना बचाने के लिए, वो सांस के जरिए अंदर जाता है। और वो सांस जहां से भी लेंगे आप, अगर वो आपने मास्क पहन लिया लेकिन आपने सांस ऊपर और नीचे से लेंगे तो वो वहां जो जगह बन जाती है उससे वो पूरा का पूरा एयर जो नॉर्मल एयर जा रही है, तो इसीलिए डबल मास्किंग जरूरी है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर तोमर, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। सर देखिए, अभी हम ना इस वक्त कैसे बचा जाए उसकी भी बात कर रहे हैं और नए वेरिएंट्स पर भी हम बात कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने बताया भी कि ये जो नया वेरिएंट है वो खतरनाक है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकलिटी और एक रिसर्च की भी बात करूंगा। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सॉल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर हैं राकेश मिश्रा। वो इस वक्त के जो वेरिएंट है उस पर ये कह रहे हैं कि अभी जो एन वेरिएंट्स की तुलना में ये जो नया वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बहुत कॉमन हो जाएगा और दूसरे वेरिएंट्स की जगह ले लेगा। ऐसी स्थिति आने में कितना समय लगेगा, और जब ये दूसरे वेरिएंट की जगह ले लेगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या ये ज्यादा खतरनाक नहीं रह जाएगा पहले वाले वेरिएंट की तरह? वेरिएंट तो डबल म्यूटेंट वेरिएंट या ट्रिपल म्यूटेंट, इनका जो डिजीज पैटर्न है वो तो लगभग सेम ही है, और इनके लिए प्रिकॉशंस भी जो लेनी है वो हमें सेम ही प्रिकॉशंस लेनी है। उनके लिए ये नहीं है कि हमें इस म्यूटेंट के लिए अलग है, दूसरे म्यूटेंट के लिए अलग प्रिकॉशंस लेनी है। सारे जो हमारे हथियार हैं वो वही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर प्रिकॉशंस। ठीक है। नहीं डॉक्टर तोमर, मैं असल में ये समझना चाह रहा हूं कि लोग बेहद डरे हुए हैं, नए वेरिएंट, ट्रिपल म्यूटेंट। तो अभी हम जो ये जिसका मैंने अभी जिक्र किया उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत तेज जो है ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन फिर ये शायद एक ठहराव आ जाएगा इसमें। ऐसा है क्या, अगर इस स्टडी को देखें?
ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक इससे डरी हुई है कि कोई नया वेरिएंट आएगा तो उससे डरने की जरूरत है। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट सेम रहना, सारी प्रिकॉशंस, एवरीथिंग, ऑल मैनेजमेंट विल रिमेन द सेम। तो इससे पब्लिक तो डरी हुई नहीं है, लेकिन अगर हम मीडिया के थ्रू या इस तरीके की वो करेंगे कि भाई कोई ऐसा और बहुत खतरनाक म्यूटेंट आएगा तो उससे डर की वो हो सकती है। प्रिकॉशंस तो हमें सारी वही लेनी है। हमें डरने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि कोई ऐसा म्यूटेंट ना आ जाए जो बिल्कुल ही चेंज हो, जिसका जीनोमिक पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो और पता लगा वैक्सीन ही नहीं काम करे और अगेन फिर हमें कोई वैक्सीन खोजने की उसमें लग जाए, तभी हमें डरने की जरूरत है। अदरवाइज अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी जो है ये वेरिएंट्स है, जेनेटिक शिफ्ट वाले अगर वेरिएंट आ गए तो हमें डरने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, आप ट्रांसमिशन रोकने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि बहुत से अलग फैक्टर्स होते हैं जिसको सरकार को सोचना है। ऐसे में इसका वैकल्पिक क्या तरीका हो सकता है लॉकडाउन के अलावा? सेल्फ लॉकडाउन, सेल्फ क्वारंटीन? लॉकडाउन नहीं चाहिए हमें। अगर पूरा लॉकडाउन करेंगे तो बहुत सारे नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, प्लस इकोनॉमी पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो इस समय पहले भी मैंने बोला कि 5 पॉइंट एजेंडा है जो हमें लागू करना चाहिए। पहला कि प्रिवेंशन मींस वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए, यही हथियार है जो हमें इसको कंट्रोल दिला सकता है परमानेंट। नंबर 2 है कि हमें पार्शियल लॉकडाउन, मतलब जितनी भी नॉन जरूरी, जो अनावश्यक गतिविधियां उनको परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो, चाहे धर्म आयोजन हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल्स हो, पब्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, धरना प्रदर्शन हो, इनको सबको बंद कर देना चाहिए। नंबर 3 प्रिकॉशंस, जिसकी हम बात कर रहे थे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जमीनी लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इस समय जो करंट जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट फॉर सिक पेशेंट और सेग्रीगेशन ऑफ बेड्स कैसे करना है। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, मरीज ओवरलोडेड हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे, उसको हम कैसे मैनेज करें। करंट सिचुएशन उसके लिए तरीका है कि जितने भी माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको नियर बाई जो सोसाइटी, जितनी हाई राइज सेक्टर्स हैं, सब में जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, क्लब हाउस हैं, उनको L1 आइसोलेशन सेंटर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो उनकी सुपरविजन कर सकते हैं और जो नियर बाई हॉस्पिटल है वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, केयर टेकर बन सकता है और लैब टेस्ट के लिए, रेडियोलॉजिकल के लिए, नर्सिंग को प्रोवाइड करने के लिए। और अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो इनको यहाँ रेफर किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो L1 है, जिनको माइल्ड ऑक्सीजन चाहिए L2 लेवल पे, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ लोकल लेवल पे कम्युनिटी सेंटर्स पे कर सकते हैं, उनको हॉस्पिटल में नहीं भेजना पड़ेगा। हॉस्पिटल में सिर्फ सिक पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, उन्हीं को रेफर करा जाएगा। और खास करके कुछ ऐसे मरीज भी हैं, अराउंड 20% 30%, जो ऑलरेडी क्योर हो चुके हैं या अर्ली डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो उनको रेफर बैक करके होम आइसोलेशन में इन सेंटर से अटैच कर देना चाहिए। उनको जो बैलेंस डिस्चार्ज मेडिसिन है वो यहाँ से मिल जाएंगी, उनकी टेली कंसल्टेशन हो सकती है। जो होम आइसोलेशन लोग सोसाइटी में रहते हैं वो लोग टेली कंसल्टेशन के थ्रू, सुपरविजन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं इन लोगों की। तो कहीं ना कहीं हमें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिकॉज हमारा मैन पावर और डॉक्टर्स और नर्सेज उतनी है, बढ़ा नहीं सकते रातों रात, ना ही हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, तो हमें उसी ह्यूमन रिसोर्स को, उसी लॉजिस्टिक्स को, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ऑप्टिमली मैक्सिमली यूटिलाइज कैसे करें, तो ऐसा कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमें कम्युनिटी लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर डेवलप करने चाहिए और डॉक्टर जो कहीं काम भी कर रहे हैं वो सुबह शाम इसका राउंड ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो सिक पेशेंट है उनको एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन चाहिए हो, चाहे हमें, और जो थोड़ा ठीक हो चुके पेशेंट उनको रेफर बैक करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जेसी पास है। थोड़ा सा मैं इजराइल का सर जिक्र करना चाहती हूँ। यहाँ पर हमने देखा इजराइल ने बहुत जल्द कोरोना वायरस को मात दी, कंटेन किया। एक बहुत बड़ा तरीका वहां पर ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम सब जानते हैं 70% आबादी को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा अगर कोरोना पे पूरी तरीके से काबू करना है। उन्होंने हमारे यहाँ जो 28 दिन का टाइम पीरियड है पहले और दूसरे डोज में, उन्होंने इसे बढ़ा के 3 महीने कर दिया। क्या भारत भी, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के ये बहुत बड़ी कमी है, पहली जो डोज है उसकी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जा सके और हम भी अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा दें दूसरी डोज में, तो क्या हमें लाभ मिल सकता है कि प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो और किसी न किसी हद तक हम काबू पा लें और ज्यादा लोग को वैक्सीनेट कर जाएं? देखिए, जहां तक कोविशील्ड वैक्सीन की बात है, पहले शुरू में जो एडवाइजरी थी वो थी कि हमें फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज जो है वो 4 और 6 हफ्तों के बीच में लग जानी चाहिए। लेकिन बाद में फिर ये इसमें मॉडिफिकेशन आया कि हम 6 से 8 सप्ताह तक भी वेट कर सकते हैं। इसी तरह से कोवैक्सीन वैक्सीन जो है उसमें भी इसी तरह की कोई स्टेटमेंट अभी तक आई नहीं है, लेकिन आनी चाहिए कि हम जो समय है उसको बढ़ा दें बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज, सो दैट अदर्स जिनको एक भी डोज नहीं मिली है वो कम से कम पहली डोज पा सकें।
जो इजराइल वाला मॉडल आपने बताया, उसमें उन्होंने जो समय सीमा बढ़ाई है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज, वो हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, और खासकर उन वैक्सीन में जो अब स्पुतनिक वी और जो दूसरे वैक्सीन आने वाले हैं, उनमें इन चीज का शुरू से ही अगर हम ध्यान रखेंगे कि हम जो पहली और सेकंड डोज का जो अंतराल है उसको बढ़ा के रखें, उसमें डेफिनेटली इम्यूनिटी भी ज्यादा आएगी और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। एफिकेसी पर असर तो नहीं पड़ता सर इससे? एफिकेसी बल्कि ज्यादा अच्छी होने की उम्मीद है। ठीक है, डॉक्टर डी के गुप्ता कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? जी सर। क्यों इस समय पैंडेमिक बहुत बड़े तेज चल रहा है, इस समय रिस्क डिजीज डेवलप करने का बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग जो फर्स्ट डोज लगवाने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद ग्रसित हो जा रहे हैं, दोबारा कोविड से हो रहे हैं और उनको सेकंड डोज लगी नहीं पा रही। तो इस समय तो 4 या 6 अंतराल जो वीक रखा है उसी पे लगाना चाहिए, बिकॉज 2 वैक्सीन की डोज लगने के बाद 60 से 70% हमें इम्यूनाइजेशन मिल जाता है। हाँ, एक बार जब हम 50-60% वैक्सीनेशन लगा लेंगे, जब पैंडेमिक थोड़ा कम हो जाएगा, जब रिस्क कम हो जाएगा डिजीज डेवलप करने का, तब हम बड़े ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। की चुनौतियां हैं हमको हर, लेकिन हमारे पास सर क्या, डी के गुप्ता सर, हमारे पास क्या अभी इसका कोई रिजल्ट है, कोई सर्वे है इसको लेकर कि पहला डोज अगर लगता है तो उसके बाद कितने प्रतिशत रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है? बिल्कुल, अराउंड 20 to 30% हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड मिलती है पहली डोज लगने के बाद। दूसरी डोज लगने के बाद अराउंड 60 से 70% है, अगर 4 और 6 वीक पे रखा है। अगर आपने 12 वीक पे रखा तो वही 70-80% लेकर 90% तक पहुंच सकती है। बट बिकॉज अभी रिस्क बहुत ज्यादा है, हर पेशेंट इन्फेक्ट हो रहा है। आपने बोला था आर नॉट वैल्यू 1.8 है, मतलब हर 10 व्यक्ति नए हेल्दी 18 लोग को इन्फेक्ट कर रहे हैं, जो पहले 1 था। मतलब रफली इन्फेक्शन रेट डबल हो चुका है या 180% हो चुका है। तो इस समय रिस्क बहुत ज्यादा डेवलपिंग का डिजीज करने का। तो हम लोग जरा पीडियाट्रिशियन वैक्सीन लगाता है, तो बच्चों में भी हम यही देखते हैं कि नॉर्मली हम 4 हफ्ते वैक्सीन लगाते हैं। तो हमको ये बातें भी ध्यान में रखनी होगी और इसके हिसाब से ही वैक्सीनेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर शेरवाल, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, अभी हम इजराइल का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, तकरीबन कोरोना से विजय पा चुका है ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में भी एक तरीके से कंट्रोल हो चुका है। हम इनसे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि हम स्टडीज जब देखते हैं, तमाम स्टडीज, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज की रिलेटेड हो या फिर इंडियन साइंटिस्ट भी, मास वैक्सीनेशन की बात बार बार कही जाती है और वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे सामने इस वक्त हर्डल आ रहा है। रॉ मटेरियल्स कई बार नहीं मिल पा रहे हैं, अमेरिका से अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी हर्डल है। मास वैक्सीनेशन की बात जो सामने आ रही है, इसको कैसे और व्यापक किया जाए, कैसे और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए? नहीं, उसमें सरकार का काफी आई थिंक दोनों से लगे हुए हैं। उसका एक तो यही कि प्रोडक्शन जो है हमारी बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, और वैक्सीन को मंजूरी देनी पड़ेगी। और जो अभी बात कर रहे थे हम कि सिंगल डोज और जो सेकंड डोज है उसका ड्यूरेशन बढ़ाना, क्योंकि इसकी अगर ट्रायल हम कुछ कर सकते हैं फास्ट मोड पे, तो वो एक जरिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेसिकली सेव किया जा सकता है और उनको इम्यूनिटी प्रदान की जा सकती है। तो वो जहां तक ये हमें मालूम है कि कच्चे माल की इशू आ रहा है, लेकिन आप वैक्सीन दूसरे देशों से जो वहां पर अप्रूव्ड है, यानी कि तैयार वैक्सीन है, जैसे स्पुतनिक या जॉयडस की भी जो वैक्सीन को मंजूरी मिली है, वो आप समझ रहे हैं कि ये एप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं सरकार की तरफ से? बिल्कुल। देखिए, जितना भी हो सकता है, जितनी जल्दी से हम दूसरी देशों में जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है उनके सारे ट्रायल हुए होते हैं। लेकिन हमारा प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि वो यहाँ पर जरूर ट्रायल करते हैं और वो जरूरी भी है। तो लेकिन उसको इमरजेंसी में, जैसे अभी स्पुतनिक वी के लिए किया कि जो है नंबर घटा दिए हैं, और अभी जो है कुछ केसेज में 100 में उन्होंने कहा कि उसका डाटा एग्जामिन करेंगे और उसके बाद नहीं। लेकिन सर देखिए, अभी हम इस चर्चा में जिक्र भी कर रहे थे, जैसा आशा बता रही थी कि सिर्फ हमारे पास अवेलेबिलिटी ही जरूरी नहीं है। अवेलेबल है अगर हमारे पास वैक्सीन, तो वैक्सीन लगाने की भी प्रक्रिया बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से लग रही है, ऐसे में तो 70% लोगों को लगाने में 3 साल लग जाएंगे। लेकिन एक और मैं अगर सर आपके साथ आंकड़ा साझा करूं, 24 लाख लोगों को अगर हम रोजाना भी वैक्सीनेट करते हैं तो भी हमें 1 साल का वक्त लग जाएगा। Exactly. ये पूरी क्षमता के साथ करने में। तो फिर ये 24 लाख का आंकड़ा, हम कितनी वैक्सीन आएंगी, इसमें कितना वक्त लगेगा, कब तक छू पाएंगे एक दिन में? नहीं, देखिए, हमारा ये ध्येय है कि मैक्सिमम जितने लोग हम वैक्सीनेट कर दे सकते हैं वो देने का जो है ना काम करना है। और अवेलेबिलिटी हमें रहनी चाहिए, हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। पेशेंट, पहले क्या होता, बेनिफिशियरी जो है आ रहे थे लेकिन हम उनको वैक्सीन नहीं दे पा रहे थे, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। शुरुआत में वैक्सीन
हेजिटेंसी थी और लोग नहीं आ रहे थे। पहले तो अवेयरनेस जरूरी था, अब अवेयर हो गए लोग, और अवेयर भी क्यों हो गए? लेकिन डॉक्टर तोमर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा सर। देखिए, ये बात तो है, हम मास वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर नो वैक्सीन्स के बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे कि हम इजराइल और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, वहां पॉपुलेशन इतनी कम है, हमारे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और वहां भी कंट्रोल पाया गया है क्योंकि वहां पे 55% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुकी है। 55% से वैक्सीनेशन ऊपर होने के बाद ही वहां पे कंट्रोल हुआ है। यही हमारा भी एम है, और गवर्नमेंट अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रखा है। और लेकिन इसे किसी तरह से और रैंप अप कर सकते हैं। रैंप अप करने के लिए एक तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा अपनी वैक्सीन का, दूसरा हमें इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि व्हाटएवर इज अवेलेबल हमें इंपोर्ट करना चाहिए। तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि हमें ये, जैसे अभी गवर्नमेंट कंट्रोल में है सारा वैक्सीनेशन ड्राइव, ये हमें ओपन मार्केट में ले आना चाहिए। लेकिन सर, क्या इसमें एक और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लोगों के अंदर भरोसा जताने की? क्योंकि लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर के भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोग सेल्फ नहीं पहुंच रहे हैं। कई तरह की भ्रांतियां हैं। मैं अभी एक ही हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्हीं के बेटे से बात कर रहा था, वो नई वैक्सीन लगा रहे थे कि देयर में भी सम इंपोर्टेंस है, दिस एंड दैट। जो बहुत सारी भ्रांतियां जो दूर करने की जरूरत है। अगर ये वैक्सीन ओपन मार्केट में आ जाएगी, जैसे बाकी वैक्सीन भी डॉक्टर्स लगाते हैं। बात अगर इसमें आप बता सके सर, कहा जा रहा है मोटे तौर पर कि अभी आपने वैक्सीन लगा ली, इसका जो रिएक्शन है ना, वो साइड इफेक्ट 3 महीने बाद आएगा, ऐसा कुछ है क्या? अभी स्टडीज कुछ ऐसी आई हैं क्या कि किसी तरह का रिएक्शन आ रहा है या 3 महीने बाद कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है? लोगों को ये समझना जरूरी होगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप ये बताएं तो शायद लोगों तक सही बात पहुंचे। ज्यादातर हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाए हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं। बहुत इक्का दुक्का साइड इफेक्ट कहीं है, वो साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, वो मेयर कोइंसिडेंस कही जा सकती है। क्योंकि अगर अभी तो वैक्सीनेशन शुरू में सारी हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, डॉक्टर्स को लगी, और डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाए हुए 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट देखने में नहीं मिले हैं कि इसकी वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है या कोई और जो कि वैक्सीन का कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ऐसा तो नहीं है। ये सारी भ्रांति I don't know। ठीक है सर, डीके गुप्ता सर, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ अब। और जैसा अभी सऊद ने जिक्र किया, बड़े सारे मिथ हैं, इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन जरूरी है। लड़कियों में और महिलाओं में एक मैसेज बहुत सर्कुलेट हो रहा है, वो ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद आप वैक्सीनेशन ना लगाएं। अगर आप जाते हैं वैक्सीन के लिए, जब अभी 18+ की शुरुआत होगी, तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरा, जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन पर कुछ बाद में आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, तो वो भी अपने आप को इस वैक्सीनेशन से दूर रखें। इन तथ्यों की सच्चाई क्या है सर? क्या वाकई ऐसा संभव है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है। इवन प्रेग्नेंट महिलाओं पे वैक्सीन लगाई जा सकती है, बिकॉज अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए, पूरा रिजल्ट नहीं आए, इसलिए भी वैक्सीन हम लोग नहीं दे पा रहे प्रेग्नेंट महिलाओं को। जैसे हम फ्लू शॉट प्रेग्नेंट महिलाओं को देते हैं, कुछ समय बाद हो सकता है इस वैक्सीन को महिलाओं को देने लगेंगे, जैसे हमें इसका अप्रूवल मिलेगा। रही बात कब लगाना है, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं। कभी भी अगर आप कोई सिकनेस है, आप फीवर, कफ, थ्रोट पेन, कोई भी सीरियस बीमारी से ग्रसित है, तो आपको वैक्सीन नहीं लगाना। या आपको वैक्सीन कंपोनेंट से कोई एलर्जी है, या पहली डोज लगाने के बाद आप सीरियस हो गए थे, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई थी, तो आपको वैक्सीन नहीं लगाना। अदरवाइज कोई इंडिकेशन नहीं, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो, चाहे कैंसर पेशेंट हो। महिलाओं के बारे में अगर जो स्पेशली आशा ने पूछा, 5-5 नहीं, महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल, आप किसी टाइम में कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं, आप किसी टाइम पे भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो कोई ऐसा ड्यूरेशन फिक्स और कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं लगाना, बिकॉज अभी अलाउड नहीं है। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप 2 या 3 महीने बाद प्लान करें, बिकॉज अभी तक रिजल्ट्स नहीं है कि इसका प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद 2 या 3 महीने एक पॉइंट रखना चाहते हैं सर, जल्दी से, उसके बाद ब्रेक लेना है। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए फाइजर का जो वैक्सीन है और मॉडर्ना जो है वो अभी सेफ है, वो लग रहा है। अगर वो अवेलेबल हो जाए इंडिया में भी, तो हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी ये वैक्सीन दिया जा सके। मॉडर्ना की फाइजर, हालांकि अभी भारत में नहीं आई है। जी ठीक है सर, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर एल तोमर, डॉक्टर BL शेरवाल, डॉक्टर JC पासे, डॉक्टर DK गुप्ता। और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके मन में जितने सवाल हैं, अभियान आयुष्मान हमारा लगातार जारी है, हर सवाल के जवाब के साथ एक ब्रेक के बाद इसी खास चर्चा में।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।